आज मैं चर्चा करने जा रहा हूं आपसे। जन्म कुंडली में 5 ऐसे दोष होते हैं जिसमें से एक भी दोष अगर आपकी जन्म कुंडली में आ गया हो तो आप समझ करके चलें कि आप अपने जीवन में किसी भी ऊंचाई को प्राप्त कर लें। ऊंचाई की चरम सीमा प्राप्त करने से पहले ही, एक कदम पहले ही आप फिसलना शुरू हो जाते हैं और उस धरातल पर पहुंच जाते हैं जहां आपने कभी सोचा ही नहीं था और आपको समझ में ही नहीं आता कि ऐसा क्यों। नमस्कार, मैं ज्योतिषी आर्य सोनी। आज मैं आपको जन्म कुंडली के 5 दोषों के बारे में जो मैंने चर्चा की है वो समझाने जा रहा हूं और इसे समझ कर देखिए, इसमें घबराने की कोई जरूरत नहीं है। दोष है तो उसका निवारण है। मैं बार बार कहता हूं कि सब कुछ लुट जाने के बाद भी भविष्य बचा रहता है और उसे संवारने की कोशिश आपको हमेशा करनी चाहिए और उसी कोशिश में योगदान देने के लिए मैं आपका साथ दे रहा हूं। आप सलाह लेकर के, मार्गदर्शन लेकर के, ज्योतिष के विषय में जान करके, अपनी जन्म कुंडली का अध्ययन करवा करके आप अपने जीवन के बिगड़े हुए काम को आसानी से बना सकते हैं और उसमें अगर आपने ऊंचाइयां छू ली हैं तो उसमें कभी भी गिरने की स्थिति न पैदा हो। ऐसी स्थिति में भी आप आ सकते हैं ताकि उसे आप एक ब्रेक लगा सकें, रोक लगा सकें और आप कितना भी कोशिश कोई कर ले आपको गिराने की, आप नीचे नहीं गिर पाएंगे। जैसा कि मैंने बताया कि कुछ ऐसे दोष होते हैं जन्म कुंडली में जिससे आदमी विध्वंस के रास्ते पर चल पड़ता है नहीं चाहते हुए भी। पहले दोष की वर्णन करता हूं कि गुरु का चांडाल योग में होना। गुरु चांडाल योग में तब होता है जब वह किसी भी जन्म कुंडली के किसी भी घर में राहु के साथ बैठा हो या गोचर में भी अगर वो राहु के साथ आ जाता है तो राहु 18 महीने रहता है और 13 महीने गुरु रहता है। तो वो 13 महीने तक गुरु उसके साथ से जब तक हटता नहीं तब तक वो चांडाल योग बना करके रखता है। जीवन के बहुत अच्छे समय में भी जब ये चांडाल योग बन जाता है गुरु और राहु का, तो उस अच्छे समय में भी वो 13 महीना, 1 साल बहुत ही कष्टकारक जाता है। और अगर जन्म कुंडली के किसी भी भाव में परमानेंट जन्म से ही गुरु और राहु चांडाल योग बना हुआ है तब तो आदमी की जिंदगी में पूछना ही नहीं कि कैसी कैसी तकलीफें आती हैं, उसे क्या क्या उठाना पड़ता है मुसीबत। गुरु और राहु के एक साथ आ जाने से व्यक्ति का चरित्र कमजोर हो जाता है। सबसे पहली बात, वो उसे अपने आप पर विश्वास, उसका कोई भी फायदा उठाता है उसे अपने आप पर विश्वास ही नहीं हो पाता। उसे लगता है कि जो दूसरा आदमी कह रहा है वही बात सही है। आदमी फिजूल खर्ची का शिकार हो जाता है, अनायास खर्च करता रहता है। वो धन की परवाह नहीं करता और उसे लगता है कि धन तो आ जाएगा, लेकिन वो जब खर्च होने लगता है तो धन नहीं आ पाता और ऐसे में पारिवारिक समस्याएं बढ़ने लगती हैं परिवार में। और गुरु खराब होने से अगर आदमी व्यापार करता है तो उसके व्यापार में अचानक गिरावट आने लगती है, व्यापार में नुकसान होने लगता है, व्यापार में मन नहीं लगता। नौकरी कर रहा है तो उसे ऐसा लगता है कि अब मैं नौकरी से निकाल दिया जाऊंगा या सचमुच निकाल दिया जाता है। और अन्यत्र कहीं भी नौकरी के लिए अगर आदमी भटक रहा है तो उसे नौकरी मिलती नहीं है। और इसी चांडाल योग के कारण व्यक्ति अपने भविष्य का चिंतन ही नहीं कर पाता, अपने भविष्य के बारे में कुछ सोच भी नहीं पाता। लोग उसे समझाते रहते हैं कि अरे आप बैठे हुए हो, कुछ सोचो, कुछ करने की सोचो, कुछ करो, कुछ उपाय करो या कुछ व्यापार में बदलाव लाओ या नौकरी में बदलाव लाओ। किसी भी प्रकार की बात हो, पारिवारिक हो, आर्थिक हो, मानसिक हो, सामाजिक हो, राजनीतिक हो, दुनिया में किसी भी क्षेत्र से जुड़ा हुआ आदमी जब समस्याओं से जूझ रहा हो तब इन परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है और चाह करके भी वो अपने भविष्य का निर्णय नहीं ले पाता। और ऐसे समय में उसे ये ध्यान देना चाहिए कि हमारी जन्म कुंडली में गुरु और राहु का चांडाल योग चल रहा है और वो पूरा का पूरा आपके ऊपर प्रभावी हो रहा है। अब आते हैं हम दूसरे दोष की तरफ, जिसे पितृदोष कहते हैं। पितृदोष का मतलब होता है पूर्वजों से चला आ रहा दोष आपकी जिंदगी को जो प्रभावित कर रहा है, उस दोष को कहते हैं पितृदोष। वैसे इस दोष को तो शब्द से ही लोग जान जाते हैं कि हमारे पूर्वज अगर प्रसन्न नहीं हैं तो हमारे ऊपर पितृदोष आता ही आता है। तो पितरों के आत्मा के शांति के लिए आपने अगर कोई उपाय नहीं किया है तो उससे तो तकलीफ होती ही है। साथ ही आप जन्म कुंडली में ये देख करके पता लगा सकते हैं, अगर आपकी जन्म कुंडली में राहु के साथ सूर्य बैठा हुआ है
केतु के साथ सूर्य बैठा हुआ है तो भी पितृदोष की तरफ दर्शाता है। और जिस भी व्यक्ति के जन्म कुंडली में ऐसे दोष होते हैं उसका जीवन अस्त व्यस्त हो जाता है, चाह करके भी वो तरक्की नहीं कर पाता। कभी कभी उसे ऐसा महसूस होने लगता है कि ये जीवन किसी काम का नहीं है। लोग साथ देते होते हैं तो भी आदमी को लगता है कि कोई मेरा साथ दे नहीं रहा है, क्योंकि वो आदमी खुद भी कोई काम करने को उत्सुक नहीं होता। वो जैसे एक कहावत है कि अंधे को रास्ता दिखाना और घर तक पहुंचाना, तो ऐसा आदमी एकदम चुपचाप हो जाता है, सुनसान पड़ा रहता है। उसका हाथ पकड़ करके कोई ले जाए, वहाँ तक पहुँचाए तो ही वो जाता है, नहीं तो वो दूसरों के ऊपर दोष मढ़ता रहता है ऐसा व्यक्ति। और ये दोष इतना विवश कर देता है आदमी को कि अपनी ज़िंदगी में कुछ भी करने में असहाय महसूस करने लगता है। वो ज़िंदगी में कुछ नहीं कर पाता और फिर दिन रात वो अपने बारे में सोचता रहता है और कोसता रहता है अपने पूर्वजों को कि उन्होंने कुछ मेरे लिए छोड़ा नहीं, कुछ किया नहीं, उन्होंने हमारे भविष्य के लिए कुछ नहीं किया। इस तरह की स्थितियों में आदमी की ज़िंदगी गुजरने लगती है। अगर आप ऐसी परिस्थितियों से गुजर रहे हों तो आप ये समझ करके चलें कि आपकी जन्म कुंडली में पितृदोष के लक्षण जरूर कहीं न कहीं हैं, उसे आप समझ पाएं या न समझ पाएं। अब मैं तीसरे दोष की बात कर रहा हूं। तीसरा दोष यानी केंद्राधिपति दोष। शुभ ग्रहों की राशियां केंद्र में होती हैं तो उसके कारण लगता है। जैसे गुरु, बुध, चंद्र और शुक्र ये शुभ ग्रह माने जाते हैं। अगर इनकी राशियां केंद्र में आ जाती हैं तो केंद्राधिपति दोष से आदमी पीड़ित हो जाता है। और उसमें भी अगर गुरु और बुध की राशियां आ गई केंद्र में तो वो और भी ज़्यादा प्रभावी हो जाता है। और ऐसे में क्या होता है कि व्यक्ति अगर पढ़ाई कर रहा है या एजुकेशन के सेक्टर में है तो समझ लीजिए उसकी पढ़ाई पूरी होने में बहुत ही दिक्कत होती है। जिस विषय से उसने पढ़ाई की है, जैसे इंजीनियरिंग की है तो इंजीनियरिंग में नौकरी नहीं लगती। कहने का मतलब है कि वो जिस तरह की पढ़ाई करता है, अगर वो अध्यापक बनना चाहता है तो उसको क्लर्क की नौकरी मिलती है। मतलब ऐसी स्थिति हो जाती है कि व्यक्ति मनचाहा काम की तरफ बढ़ ही नहीं पाता। केंद्राधिपति दोष लगने का कारण ये भी होता है कि ग्रहों की स्थिति केंद्र को बहुत ही ज़्यादा प्रभावित करती है और मन और मस्तिष्क पर वो हावी हो जाती है। वो ग्रह नकारात्मक प्रभाव देने लगते हैं ज़िंदगी में। बच्चा अगर छोटा है तो आप अनुभव करें, माता पिता अनुभव करें कि उसका पढ़ाई में मन नहीं लगता। बहुत ही ज़्यादा टैलेंट होने के बावजूद बच्चा खेलने कूदने में या दोस्तों के साथ मन लगाता है, या अगर किताब लेकर के बैठेगा भी पढ़ने तो देखता रहेगा लेकिन उसका हाथ कहीं दूसरी जगह चलता रहेगा। किताब सामने रहेगी, हाथ दूसरी जगह चलेगा। कहने पर वो बोलता है कि मैं पढ़ रहा हूँ। ऐसी स्थितियाँ अगर होती हैं तो आप समझ लीजिए कि केंद्राधिपति दोष लगा हुआ है। केंद्राधिपति दोष जिस ग्रह के कारण लगा हुआ है, यदि उस ग्रह की महादशा आ जाती है या किसी भी दशा में अंतरदशा आ जाती है तो वह दोष और अधिक प्रभावी हो जाता है, परेशानियों को बढ़ाने लगता है। व्यक्ति अचानक बीमार पड़ने लगता है, दुर्घटनाओं की भी आशंका बढ़ जाती है। ऐसे समय में भी दुर्घटनाएं होती हैं। आपको मैं बताऊं कि मैं उपाय दे सकता हूं, अभी भी एक लाइन में मैं आपको उपाय समझा सकता हूं, लेकिन इन उपायों से सभी लोगों के जन्म कुंडली के दोष दूर नहीं किए जा सकते। केंद्राधिपति दोष किस ग्रह के कारण हुआ है, जन्म कुंडली के किस खाने में वह दोष है, किसकी दशा चल रही है, कौन से ग्रहों की दृष्टि है, कौन से ग्रह की दृष्टि नहीं है, केंद्राधिपति दोष जिस ग्रह का लगा हुआ है उस ग्रह के साथ और कौन से ग्रह बैठे हुए हैं, इन तमाम बातों को देख करके ही निर्णय लिया जा सकता है और उसका उपाय किया जा सकता है। अगर मैं कोई उपाय बताता हूं तो सिर्फ एक या दो उपाय बता सकता हूं, लेकिन वो किस पर लागू होगा आप खुद स्वयं समझिए कि किसी का जन्म कहाँ हुआ है, किसी का कहाँ हुआ है, किसी का किस तारीख को हुआ है, किसी का किस समय में हुआ है। तो इस तरह से एक ही उपाय सभी लोगों के लिए लागू नहीं होता। इसलिए मैं कोई उपाय देने की बिल्कुल ही कोशिश नहीं कर रहा हूं और न उपाय दूंगा, क्योंकि वह उपाय हो सकता है आपको फायदे की जगह नुकसान पहुंचा दे। इसलिए मैं इस तरह का कोई उपाय नहीं दूंगा। अगर आपके पास आपकी जन्म कुंडली हो तो, नहीं जन्म कुंडली हो तो आप अपनी अगर परिस्थितियां बताएंगे तो उन परिस्थितियों के अनुसार देख करके आपकी स्थिति को
समझा जा सकता है, बताया जा सकता है कि आपके ऊपर कौन सी दशा चल रही है या कौन से ग्रहों की स्थिति क्या है, उसका निवारण क्या किया जा सकता है। पूजा पाठ से हो सकता है, रत्न रुद्राक्ष से हो सकता है, होम हवन से हो सकता है, जप तप से हो सकता है, यंत्र से हो सकता है, मंत्र से हो सकता है, या किन चीज़ों से निवारण किया जाए उसकी अलग अलग विधियां हैं, वो आपको मैं समझा दूंगा। चौथा दोष है मंगल ग्रह का दोष। तो दोष का मतलब ये होता है कि अगर विवाह के समय किसी एक व्यक्ति की जन्म कुंडली में मंगल है और दूसरे की जन्म कुंडली में मंगल नहीं है, वो चाहे स्त्री की जन्म कुंडली में मंगल हो तो पति को अत्यधिक कष्ट भोगना पड़ता है, और अगर पुरुष की जन्म कुंडली में मंगल दोष हो तो पत्नी को अत्यधिक कष्ट भोगना पड़ता है। और ये मंगल दोष का मतलब देखिए, आपकी जन्म कुंडली में पहले, चौथे, सातवें, आठवें और 12वें घर में मंगल का होना ये मांगलिक कहलाता है। हर घर का मंगल अलग अलग दोष उत्पन्न करता है। जैसे लग्न का मंगल है तो आदमी चिड़चिड़ा हो जाएगा, क्रोधित रहता है हमेशा। चौथे घर का मंगल है तो परिवार वालों को हमेशा डांटता रहता है, उसका परिवार में मन नहीं लगता, बाहर बहुत खुश रहेगा, घर में आते ही वो विवाद पैदा कर देता है। सातवें घर का मंगल पति या पत्नी को कष्ट देता रहता है, और यही मंगल वैधव्य योग भी पैदा करवाता है, स्त्रियों को विधवा बनाता है और पुरुषों को भी उसकी स्त्री से अलगाव पैदा करता है। किसी दुर्घटना का शिकार हो जाएगा या किसी कारण बस अलग हो जाते हैं दोनों पति पत्नी। मृत्यु ही नहीं, अलग होना भी एक बहुत बड़ा कारण है। आठवें घर में है तो बार बार दुर्घटना का होना विपरीत। अगर स्त्री की कुंडली में तो पुरुष को दुर्घटना का शिकार होना पड़ेगा, बीमारी का शिकार होना पड़ेगा, और अगर पुरुष की कुंडली में है तो स्त्री बार बार बीमार रहेगी या दुर्घटनाग्रस्त होती रहेगी। और 12वें घर में है तो अनायास कर्ज के बोझ तले परिवार दबता चला जाता है। हमेशा नया काम करने के लिए उसे कर्ज लेकर के ही करना पड़ता है। चाहे जिसकी भी कुंडली हो, चाहे जो भी व्यक्ति हमारी बात सुन रहे हो, आपकी जन्म कुंडली में मैं नहीं देख रहा हूं, लेकिन आप अनुभव करें, जन्म कुंडली उठाने से पहले अपने जीवन के बारे में अनुभव करें कि अगर इस तरह की परिस्थितियों से आप गुजर रहे हैं तो आपकी जन्म कुंडली मंगल दोष से प्रभावित है। इसलिए आपको चाहिए कि मंगल दोष का निवारण करके, जैसा कि मैंने पहले भी कहा है कि किसी भी दोष के निवारण के लिए उपाय दिया जा सकता है, लेकिन वह उपाय ऐसे नहीं दिया जा सकता कि आपकी जन्म कुंडली में मंगल कहाँ बैठा है, किस ग्रह के साथ बैठा है, तो उसका उपाय आपकी जन्म कुंडली को देखकर या आपसे बातचीत करके ही उसका दिया जा सकता है कि आप अपनी परिस्थितियों को मुझे बताएं कि हमारी परिस्थितियां इस तरह की हैं, यह किस दोष के कारण हो रहा है, तो उस दोष का निवारण उसे देख करके बताया जा सकता है और उसका हल है। क्योंकि फिर मैं कह रहा हूँ, बार बार कहता हूँ कि सब कुछ लुट जाने के बाद भी भविष्य बचा रहता है। 5वें दोष की बात करूं, जिसे कहते हैं काल सर्प योग दोष। वैसे काल सर्प योग का नाम सुनकर के ही लोग घबराने लगते हैं, क्योंकि यह दोष है भी वैसा। आदमी की जिंदगी को तहस नहस करके रख देता है। अत्यधिक परिश्रम का फल न मिलना, पढ़ाई में सफलता न मिलना, पति पत्नी का सुख नहीं मिलना। किसी भी एक की कुंडली में है, पति की कुंडली में है, पत्नी की कुंडली में है, एक तो विवाह देर से होता है, विवाह हो जाते तो अपने मन मुताबिक रिश्ते नहीं मिलते। स्त्री है तो अच्छा पुरुष नहीं मिलता, पुरुष है तो उसको अच्छी स्त्री नहीं मिलती। देर से संतान होती है और जल्दी हो भी गई, अच्छी हो गई, तो बाद में वो धीरे धीरे संतान नकारा निकल जाती है, जिसको हम अपने शब्दों में आवारा कह सकते हैं। माँ बाप की बात नहीं मानना। तो ये परेशानियां जो काल सर्प योग के कारण होती हैं, यह आदमी को बहुत ही अत्यधिक तकलीफ देती हैं। काल सर्प योग का मतलब होता है कि जब सातों ग्रह राहु और केतु की एक तरफ आ जाते हैं तो काल सर्प योग कहलाता है। ऐसी परिस्थितियों में व्यक्ति के जीवन में अनेकों प्रकार की कठिनाइयां आती हैं। मैं आपको समझाऊं, इसका छोटा सा उदाहरण देता हूं कि एक व्यक्ति को काल सर्प योग था, जो मेरे पास आते थे, बहुत ही खुशहाल थे। 3 साल ही उनका व्यापार चला था। 3 साल में ऐसा लगा था कि उन्होंने करोड़ों करोड़ रुपया बना लिए हैं, लेकिन 3 साल के बाद अचानक क्या हुआ, जैसे शॉर्ट सर्किट हो और पूरा मकान जल जाए, राख हो जाए, उस तरह से उनकी जिंदगी में ऐसा बड़ा विध्वंस आया कि उनकी जिंदगी दूभर हो गई, कर्ज हो गया। यहाँ तक कि उनके मन में बार बार विचार आने लगा कि मैं ख्याल आता था कि सुसाइड कर,
ऐसी परिस्थितियां आती हैं। हालांकि उन्होंने हिम्मत से काम लिया, उन्होंने उसका उपाय किया, रास्ता निकला। लेकिन मैं आपको छोटी छोटी बातें समझा इसलिए रहा हूँ कि ऐसी परिस्थितियां आती हैं। आदमी अपने जीवन से भी डरने लगता है कि मेरा जीवन चलेगा कि नहीं, परिवार साथ देगा कि नहीं, कि दोस्त साथी साथ देंगे कि नहीं, हमारा पैसा जो डूबा हुआ है मिल जाएगा कि नहीं। पैसा भी डूब जाता है, जहाँ भी इन्वेस्ट करें वहाँ से गलत रिपोर्ट आती है। जगह जमीन खरीद लेते हैं तो उसमें विवाद पैदा हो जाता है। व्यापार करते हैं तो उसमें हमेशा नुकसान की आशंका बनी रहती है। आशंका ही नहीं बनी रहती, नुकसान होता भी है। कहीं से लोन लेकर के फिर पैसा लगाएं तो फिर डर बना रहता है। नौकरी में भी अपने अधिकारी, अगर हमारे से बड़े अधिकारी हमारे ऊपर हैं तो वो हमको परेशान करते हैं, वो परेशान नहीं करते हैं तो नीचे वाले अपने कलीग परेशान करते हैं। ऐसी परिस्थितियां काल सर्प योग के कारण बनती हैं और काल सर्प योग का निवारण भी किया जा सकता है, लेकिन आपकी जन्म कुंडली को देख करके, क्योंकि काल सर्प योग 144 प्रकार का होता है। कौन सा काल सर्प योग आपकी जन्म कुंडली में है, आपको किस प्रकार का कष्ट दे रहा है, पैसे का इंतजाम नहीं हो रहा है, नया मकान नहीं बन रहा है, गाड़ी लेने का इरादा है तो गाड़ी नहीं, और गाड़ी ले भी लिया है आपने तो बार बार दुर्घटना का शिकार हो जाया करती है गाड़ी। ऐसी परिस्थितियों में काल सर्प योग के लक्षण भरपूर झलकते हैं। देखिए, ज्योतिष में जितने भी दोष बताए गए हैं, शास्त्रों में उतने ही प्रकार के निवारण का रास्ता भी बताया गया है और उसका निवारण किया जा सकता है। आप बिल्कुल घबराएं नहीं, उसका निवारण हमारे पास है। आप इन बातों को अगर सुन रहे हैं, आप किसी भी परिस्थिति से गुजर रहे हैं, तो आप मेरे दिए हुए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं और आप मुझसे बात कर सकते हैं, अपने बारे में हल ढूंढ सकते हैं। परिस्थितियां बिल्कुल आपके अनुकूल होती चली जाएंगी, आप इस बात की चिंता बिल्कुल ना करें। मैंने आपको अनेकों प्रकार के दोषों के बारे में बताया। ये तो 5 दोषों के बारे में मैंने बताया। वैसे जन्म कुंडली में अनेकों प्रकार के दोष होते हैं। कितने दोष होते हैं, कितने प्रकार के दोष आपकी कुंडली में हैं, आपकी परिस्थितियां क्यों खराब हो रही हैं, इन सभी बातों के लिए देखिए, जैसे क्या है, एक शरीर है ना, शरीर में अलग अलग बीमारियां हैं तो उसकी अलग अलग दवाएं हैं। एक ही दवा हर जगह काम नहीं करती, इसलिए एक ही उपाय सभी को नहीं दिया जा सकता। किस तरह की परिस्थिति है, किस ग्रह के कारण है, कहाँ से वो परिस्थिति खराब हुई, किसके कारण खराब हुई, कब से खराब हुई है, उस समय का कैलकुलेशन करते हुए फिर हम आगे बढ़ेंगे। इन सभी बातों की जानकारी के लिए और अपनी परिस्थितियों में आने वाले समस्याओं के निवारण के लिए आप टीवी स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर आप संपर्क करके उसका निवारण ढूंढ सकते हैं, अपनी जन्म कुंडली दिखा सकते हैं, मार्गदर्शन ले सकते हैं और उसका पूरा का पूरा उपाय दिया जा सकता है और आपकी परिस्थितियां आपके अनुकूल होने लगेंगी, जिससे आपका जीवन सुखमय हो जाएगा। धन्यवाद।